हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। हम लोग आ गए बच्चों आज लेक्चर 19 पर। लेक्चर 18 में बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एच सी वर्मा सर की बुक के अनसॉल्व्ड। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन 4-5 सॉल्व करे थे क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया था इसलिए ब्रेक कर दिया था। आज बच्चों उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम लोग और थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने पहले बोला था कि हो सकता है वो लास्ट लेक्चर हो, लेकिन क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा था इसलिए मैंने कहा चलो एक लेक्चर और इसी को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं वरना ये भी लेक्चर लंबा हो जाएगा। देखो, लंबा लेक्चर छोटा लेक्चर कुछ नहीं, अगर तुमको इंटरेस्ट आ रहा है तो सब टाइम इज़ रिलेटिव, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते कब 2-3 घंटे बीते गए। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, ये क्वेश्चन पे हम लोग पिछली बार अटक गए थे, हमने नहीं सॉल्व करा था, अब हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। अ स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है भैया, फिगर 3E9 ये दे रखा है यहाँ पर। वॉट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोवेस्ट प्लेन। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक, क्या कह रहा है कि ये इस तरीके से स्टेयर्स बनी हुई है, 3 स्टेयर्स हैं। इसमें हर एक स्टेयर की जो हाइट है ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वो मिनिमम वेलोसिटी बताओ, अगर इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका जाए बॉल को, यानी कोई एंगल ना बनाइए, तो किस वेलोसिटी से इसको थ्रो करें कि वो बिना इन स्टेयर्स को टकराए यहाँ पर आ जाए, डायरेक्ट फ्लोर पे टकराए। तो एक लिमिटिंग केस होगा बच्चों। लिमिटिंग केस का मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है ये वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए, मैं जो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना कि भैया ये जो आपकी बॉल है ये जस्ट इस कॉर्नर के ऊपर से टच होती हुई जाए, मतलब टच ना हो, जस्ट इसके ऊपर से जाए, क्योंकि ज़्यादा तेज होगी तब तो आगे कहीं भी जा सकती है, यहाँ भी आ सकती है, आगे और जा सकती है। हमें मिनिमम वो वेलोसिटी चाहिए कि भैया ये इस स्टेयर को टकराए मत, डायरेक्ट नीचे पहुंच जाए। तो वो मिनिमम वेलोसिटी डिफाइन कैसे होगी? वो तब डिफाइन होगी कि हम एक ऐसा केस लें जिसमें हम कह दें कि भैया बॉल जो है वो जस्ट इसके ऊपर से होके जाए, जस्ट मतलब मान लो टच ही हो गई है, बस उस पर टकराई नहीं है। बात समझ गया कि नहीं? तो इस केस में बच्चों देखो, इसकी वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर u ले लूँ, u, तो बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ये जो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ना हम ऊपर की तरफ एंगल बना रहे हैं ना नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करा था, इक्वेशन हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन है वो लगानी है। इसको अगर हम 0,0 मांगने, मतलब ओरिजिन से, और ये हमारा प्लस वाई एक्सेस है, ये हमारा प्लस का एक्स एक्सेस, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस सेकेंड स्टेप तक की वैल्यू को हम लोग, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 स्टेप और ये 2 स्टेप, इन 2 स्टेप्स की वैल्यू को हम कंसीडर कर लें अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी फ्रॉम पॉइंट O, इस पॉइंट O से लेकर हमें पॉइंट ये मान लेते हैं, ये पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट हम मान लेते हैं ये है A और ये है पॉइंट B। बात समझ गए कि नहीं? OAB, O से A वर्टिकल है और OB है। अब ये बताओ बच्चों, याद करो हम लोगों ने सॉल्व करा था कि भैया यहाँ थीटा की वैल्यू तो 0 होगी, कह दोगे हाँ। वेलोसिटी हमें पता करनी है, बिल्कुल पता करनी है। अब बात आती है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें y की वैल्यू क्या होगी? हमें O से A तक का मोशन वर्टिकली लेना है और A से B, यानी जा ऐसे रही है तो वर्टिकली OA और हॉरिजॉन्टली OB AB। तो ये हो गया, y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों OA, जो कि होगी बच्चों माइनस का 10 + 10 होगा कि नहीं? कितना नीचे आई? O से B के मोशन को एनालाइज करो, माइनस का 10 + 10 हो जाएगी कि नहीं, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगा 0.2 मीटर। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ेगी? एक्स पॉजिटिव ही जा रहा है, वाई निगेटिव आ रहा है क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा है। एक्स हो जाएगा AB, जो कि हो जाएगा प्लस का कितना, 20 + 20। देखो ये भी तो 20 है, सॉरी यहाँ से 20 + 20, O से B जाने में 20 + 20, तो ये 20, ये भी 20, ये 40 हो जाएगा कि नहीं? 20 + 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर।
या अगर मैं इसे मीटर में करूं तो आ जाएगा 0.4 मीटर डिवाइडेड बाई 100 कर दिया हमने। इसको देख लो बच्चों, बाकी अब इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं बचा है। जी की वैल्यू आप ले लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देख लो इसको एक बार। तो यानी कि मोशन हमने कहाँ से कैसा कंसीडर करा है, ये वाला मोशन कंसीडर करा है। यहाँ पे x पॉजिटिव आगे है, y पॉजिटिव ऊपर है, ओरिजिन हमने इसको माना है, इसलिए हमने y को नीचे की तरफ निगेटिव ले लिया। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने ऊपर की तरफ माना था ना सारा, जब इक्वेशन सॉल्व करी थी। तो देख लिया इसको। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रोजेक्टाइल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये बच्चों इक्वेशन याद जरूर रखना, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। y कितना हो जाएगा, y है माइनस का 0.2, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, माइनस का 0.2 इज इक्वल टू एक्स कितना है, x है 0.4, तो हो जाएगा 0.4 tan 0, थीटा 0 है ना, माइनस जी इंटू जी की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर, जी है 9.8 इंटू एक्स है आपका 0.4 स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस 0 का होल स्क्वायर। कॉस 0 बच्चों कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, माइनस का 9.8 इंटू 0.4 स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं भाई, ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इस इक्वेशन को बच्चा जब सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, मैंने सॉल्व कर लिया है, आप कर लेना, ये आएगी 1.98 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकेंड, जो आंसर किताब में दे रखा है, ऑलमोस्ट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको देख लो एक बार, ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा सिर्फ इस कंडीशन की वजह से कि हमको वैल्यू क्या लेनी है x और y की, x की वो वैल्यू लेनी है कि बस ये इसको टच करती हुई चली जाए, बात समझे, टच इन द सेंस, क्योंकि हमको लिमिटिंग मिनिमम वैल्यू पता करनी, इससे कम अगर हुआ तो ये टकरा जाएगी यहाँ पर, बात सही है, देख लिया। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 पे बच्चों, हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों लास्ट वाले वीडियो में सॉल्व करा था, ये थोड़ा उसी का एक वर्जन है, इसमें एक दो चीज़ें और हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। ये बुक में क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है भाई, एक ट्रक है, ठीक, ट्रक मान लो, ये ट्रक है, ये कैसा ट्रक है कह दो, ठीक है, और कह रहे हैं कि ये ट्रक कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये ट्रक बढ़ रहा है 14.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। क्वेश्चन समझना बच्चों क्या है कि इस पर एक आदमी ये खड़ा है, ठीक है, इसने एक बॉल फेंकी ऊपर और ये रिटर्न होके आएगी हाथ में। कह रहे जब ये रिटर्न होके हाथ में आएगी उतनी देर में ट्रक आपका आगे भी चला गया है। कितना आगे चला गया है, ट्रक चला गया 58.8। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रक कितना हो गया है 58.8 मीटर हो गया कि नहीं, एक्स डायरेक्शन। अगर इसको मैं एक्स डायरेक्शन मान लूँ तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रक ने कवर कर रही है वो 58.8 मीटर। तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया, यहाँ डिस्टेंस दे दी कि भैया जब बॉल को उछाला तो जितनी देर में बॉल हवा में है उतने में ट्रक आपका कितना आगे बढ़ चुका है 58.8 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पहला पोर्शन क्या है, एज सीन फ्रॉम द ट्रक, और दूसरा पोर्शन एज सीन फ्रॉम द रोड। तो पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं एज सीन फ्रॉम द ट्रक। अब भाई हम लोग याद करो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि भैया जो भी बंदा इस ट्रक पे खड़ा है या बैठा है जिसने बॉल फेंकी है, अगर ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है
तो इसको इस बॉल का मोशन वैसा ही दिखेगा जैसा एक ग्राउंड पे बैठे बंदे को दिखेगा। मतलब दिखना इन द सेंस, इस बंदे को बॉल हाथ में आते हुए, अभी इस ग्राउंड के बंदे को भूल जाओ ना, कंफ्यूज हो जाए, इस बंदे के हाथ में बॉल आ जाएगी वापस गिर के, क्यों ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इस बॉल का जो एक्स डायरेक्शन में मोशन है और वाई डायरेक्शन में मोशन, उसका कोई लेना देना नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक्स डायरेक्शन में इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? देखो, एक्स डायरेक्शन में वही वेलोसिटी होगी जो इस ट्रक की वेलोसिटी होगी, क्योंकि बॉल हाथ में है। लेकिन जब हाथ से छोड़ा भी तो हमने एक्स को डिस्टर्ब नहीं करा, हमने बस वाई में वेलोसिटी दे दी। तो एक्स डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? 14.7 मीटर पर सेकेंड, सेम एज वेलोसिटी ऑफ ट्रक। लेकिन वाई डायरेक्शन में कितनी होगी? जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंकेंगे। अब ये बॉल इस बंदे को कैसे दिखेगी? जो ट्रक पे खड़ा है, वर्टिकल मोशन उसका दिखेगा। वर्टिकल मोशन कैसा दिखेगा? वर्टिकल। क्यों? यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस ट्रक इज मूविंग with constant velocity कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक, जो कि कितनी है बच्चों? जो कि है 14.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद और बताता हूँ। तो आप बात समझ में आ रही? जो बंदा ट्रक में खड़ा होगा उसको वर्टिकल मोशन ही दिखेगा। क्यों? चेंज क्यों भाई? मोशन उसको वर्टिकल क्यों ना दिखे? जिस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बॉल भी वही है, ट्रक भी वही है, उस बंदे की भी वेलोसिटी वही है, तो उसमें तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी कुछ दिखेगी नहीं, ना आगे जाती दिखेगी ना पीछे जाती दिखेगी, उसको बस ऊपर जाती और नीचे जाती दिखेगी। बात समझ गए कि नहीं? तो ये एक बार देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो इंग्लिश लिखी है उसको देख लो एक बार। फिर क्या लिखूंगा यहाँ में? 10 motion will be vertical for the observer on truck। जो ट्रक पे होगा उसके लिए वर्टिकल मोशन होगा। ये होगा कि नहीं होगा? अब बात आती है, फिर ध्यान से समझो। क्या दे रखा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन एक्स डायरेक्शन 58.8। जब तक वो हवा में, तो पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि वो कितनी देर हवा में, ऊपर गए और नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना उसका। ठीक है, तो अब बात समझते हैं जरा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो यहां से डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 58.8 मीटर, वो आगे बढ़ गया। स्पीड दे रखी है 14.7 मीटर और टाइम हो जाएगा टी यहाँ से जब बच्चों निकालोगे तो आ जाएगा 4 सेकेंड। और ये टी है क्या? ये टी है, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर बॉल हवा में। अब बात समझो, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि बॉल जितनी देर हवा में है उतनी देर में ट्रक आगे बढ़ा जा रहा है। कितना आगे बढ़ा जा रहा है? 58.8। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना वो आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। और वो टाइम कौन सा होगा? जितनी देर बॉल हवा में, स्पीड ट्रक की दे रखी है, तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। किसका? बॉल का। कहोगे सर ये तो पता चल गया। अब बात समझते हैं। फॉर बॉल मान लेते हैं पॉइंट ए टू बी जा रही, ए टू बी ऊपर की तरफ, और फिर देन बी टू ए। फॉर बॉल ए टू बी एंड बी टू ए। बच्चों क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। मतलब पहले ऊपर जा रही थी, ए टू बी जा रही और फिर बी टू ए आ रही, ऊपर गई नीचे आ गई। बात समझ गए कि नहीं? तो ए टू बी जाने में, फॉर ए टू बी मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ऑब्वियस ही बात है कि जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड, यानी ऊपर जाना और नीचे आना टोटल 4 सेकेंड है, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है?
2 सेकंड, उसका आधा लगेगा। अगर हम देखो यहाँ बहुत चीज़ें माननी भी पड़ती हैं, वो क्वेश्चन में दिया नहीं होता, लेकिन आप मान के चलते हो कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है और ये सब चीज़ें। लेकिन अभी टाइम 4 सेकंड टोटल है, तो आधा टाइम कितना होगा 2 सेकंड। फॉर ए टू बी मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन टाइम t इज इक्वल टू t/2, जो कि हो जाएगा 2 सेकेंड। हो जाएगा कि नहीं, कह दो कि बिल्कुल हो जाएगा। अब बॉल मान लो प्रोजेक्ट करी गई है वेलोसिटी u से, किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करी गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी b पर हो जाएगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी कि नहीं, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे 0 हो जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू, ऊपर की तरफ मोशन है, a टू b है, नीचे से ऊपर, माइनस का gt हो जाएगा कि नहीं, अपोजिट टू द ग्रेविटी। तो v हो गई 0, u हमें निकालनी है, माइनस का g की वैल्यू ले लेंगे 9.8 और टाइम है हमारा 2, तो u की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं पूछी थी, एक चीज़ और पूछी है कि जो ऑब्जर्वर ट्रक पे है उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा बच्चों 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई, उसको जो ये थीटा है वो 90 डिग्री दिखेगा, वो ऐसे उछालेगा और फिर उसके हाथ में ही बॉल आ जाएगी। बात समझे कि नहीं। तो ये 90 डिग्री का हो गया, कितना 90 डिग्री का, टोटल ऊपर गई और नीचे आ गई। बात समझ, यही आंसर है। ये एक बार देख लो शुरुआत से। एज सीन फ्रॉम द ट्रक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 90 डिग्री। ये बॉल जो फेंकी गई वो कितने एंगल पे फेंकी गई, 90 डिग्री ऊपर की ओर। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, रोड पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको कैसा दिखेगा वो भी देख लेते हैं। ये देख लिया, इसको देख लो जल्दी से। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, बस क्या है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब एक चीज बताओ, पार्ट बी कर रहे हैं, फॉर ऑब्जर्वर ऑन रोड। जो रोड पे ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से देखा जाए तो भैया ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है, ठीक, ये कितना आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ा जा रहा है, फिर से बना देता हूं यार, ठीक है, ये 58.8 मीटर आगे बढ़ा जा रहा है कि नहीं। तो ये जो बाहर बंदा खड़ा है इसको ये दिखेगा कि ये ट्रक आगे बढ़ गया, बिल्कुल दिखेगा। कितना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया। जिस बंदे ने बॉल ऊपर उछाली है, बॉल ऊपर उछाल रखी है, ऐसे उछाली, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकंड ट्रक की वेलोसिटी है, तो एक तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई, किसको, इस बॉल को। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ये ट्रक के साथ, प्लस बंदे ने भी एक वर्टिकल वेलोसिटी दे दी, तो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी ओवरऑल वेलोसिटी होगी इस किसी डायरेक्शन में, टेंजेंट ये वाला। तो जो बाहर बंदा होगा, ये भले ही इस बंदे के हाथ में बॉल फिर से आ जाएगी, लेकिन जो बाहर बंदा होगा उसको क्या दिखेगा कि ये बॉल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करके जा रही। बिल्कुल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कह दो कि सर बिल्कुल दिखेगा। वो जब उछालेगा तो कार आगे बढ़ गई, ट्रक आगे बढ़ गया, वो आगे जाके उसी को कैच आ गया, ये बाहर वाले बंदे को दिखेगा। लेकिन अंदर जो बैठा है या जो अंदर खड़ा है उसको क्या दिखेगा, ऊपर गई नीचे आ गई। बात समझे, क्योंकि बाहर वाला बंदा रुका हुआ है तो इसके लिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको दिख रही है, ये वाली वेलोसिटी बॉल के लिए, लेकिन इस बंदे की खुद की वेलोसिटी इतनी है और बॉल की भी इतनी, तो इसको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दिख ही नहीं रही, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी एक्स डायरेक्शन। बात समझे कि नहीं। देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो भैया कर देते हैं सॉल्व। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन, ये ऐसे आएगा, हमें ये वेलोसिटी u पता करनी है, ये थीटा पता करना है, ये रेंज हमको दे रखी है 58.8 मीटर की रेंज दे रखी है, और एक चीज़ हम कैलकुलेट कर लिए हैं, चाहे यहाँ से देखो वहाँ देखो, टाइम जो इस बॉल को लग रहा है टोटल ऊपर और नीचे जाने में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के मोशन से उससे कोई मतलब नहीं, वो 4 सेकेंड का ही है। तो r की वैल्यू दे रखी है 58.8 मीटर, दे रखी है कि नहीं दे रखी है, कह दोगे सर बिल्कुल दे रखी है। r कितना होता है बच्चों, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, होता है कि नहीं होता है, कह दोगे सर बिल्कुल होता है। और सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकेंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है,
कह दोगे सर बिल्कुल आ रहा है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। इसको देख लो एक बार। अच्छा है क्वेश्चन, दूसरा वाला पार्ट। कह दोगे सब अच्छा ही है। यहाँ से बच्चों अगर मैं u की वैल्यू साइन थीटा और g के टर्म में निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा 4g, ये हो जाएगा 2g अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2g अपॉन साइन थीटा। इसको लिख लेता हूँ तो u की वैल्यू हो जाएगी 2g अपॉन साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं। पहले इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 58.8। यू की वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा 2g अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 58.8। ये बच्चों सॉल्व कर लो तो ये 2g स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4g स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे बिल्कुल हो जाएगा। और ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा, कह दोगे हाँ सर। और ऊपर बचेगा 2 कॉस थीटा बच जाएगा, और नीचे ये g है, एक g से ये g कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.8। तो ये बचेगा कितना 8g कॉट थीटा। कॉट थीटा क्यों बच्चों, साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 58.8। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, कॉट थीटा को अगर नीचे ले आऊँ तो 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा 8 इंटू जी की वैल्यू रख दो 9.8 अपॉन 58.8। इसको बच्चा जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, मैंने सॉल्व करा है, थीटा इज इक्वल टू कितनी है 53 डिग्रीज। 53 डिग्रीज ऐसे आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू 1.333 4/3 आ रही। तो थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। जब थीटा पता चल जाएगा तो यू आपने निकाल रखा है, यू कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर यू भी निकाल लोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारी u इज इक्वल टू 2g साइन थीटा, तो u इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू रख दो 9.8 अपॉन साइन 53। इसको सॉल्व करना बच्चों, साइन 53 याद करो। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वैल्यू आपसे याद करने के लिए कही थी, आपने पता नहीं याद करी। जैसे cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है 4/5, साइन 53 भी कितना होगा 4/5। ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे जब तो आएगा u की वैल्यू आ जाएगी 24/5 मीटर पर सेकेंड, 24/5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो बाहर बंदा खड़ा है उसके लिए हो जाएगा 53 डिग्री और वेलोसिटी हो जाएगी 24.5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को शुरुआत से देख लो फिर से। तो जो बंदा भैया ट्रक पर खड़ा हुआ है उसका एक्स डायरेक्शन से मोशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए बॉल ऊपर नीचे जाती दिखेगी उसको बस, ठीक है। और हमने निकाल भी दिया कितना दिखेगी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई और एंगल 90 डिग्री। लेकिन केस बी में जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जो बाहर बंदा है उसके लिए वेलोसिटी दिख रही है बॉल के लिए 14.7 से आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो उसको कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा। तो रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले ही निकाल चुके थे, उससे हमको 2 इक्वेशन मिल गई। उन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, थीटा की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू हमको पता चल गई। वेलोसिटी है 24.5 मीटर सेकेंड, थीटा है 53 डिग्री। समझ गए कि नहीं। इसको यहाँ से देखना चालू कर दो, लिख लो, पॉज करके लिख लिया करो। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वही है सॉल्व करोगे तभी मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिर वही बात लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है, द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई, ठीक है। अ बोट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, एंड हिट्स अ मैमथ सिक्सर, ठीक है, बहुत
बड़ा सिक्सर मारता है वो। द बॉल स्टार्ट्स एट 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई। द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट। ये क्वेश्चन नंबर 44 है बुक का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको एक बार पढ़ लो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर इसको बस ये चीज़ें देख लेते हैं। थीटा कितना दे रखा है, 53 डिग्री दे रखा है, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी, जिस वेलोसिटी से वो बॉल को मारता है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख लो इसको, देख लिया क्वेश्चन, देख लिया। अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा इसको ड्रॉ करता हूँ फील्ड और स्टेडियम के सिस्टम को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है भैया फील्ड। ठीक, इसमें कह रहे हैं ऐसे बेंचेस लगी हुई हैं, ऐसे 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर हाइट में है, 1 मीटर चौड़ी। ठीक, इस तरीके से है। ठीक, थोड़ा साफ साफ बना दूँ, इससे साफ नहीं बन पाएगा। हाँ ठीक, ऐसे बेंचेस। ये भैया यहाँ पर प्लेयर होगा कहीं कहीं दूर बहुत है, मैं दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ। ठीक, ये क्या करता है, ऐसे बैट से बॉल को मारता है, बॉल को मारता है, और ये बॉल जो है ये ऑलरेडी 1 मीटर हाइट पर है। ये ऑलरेडी कितने मीटर हाइट पर है, मतलब जब वो सिक्सर मार रहा है तो इस बॉल की ऑलरेडी हाइट कितनी ऊपर है, 1 मीटर है। और ये बंदा जो बॉल को मार रहा है वो 110 मीटर पहली बेंच से है, पहली वाली जो बेंच है उससे 110 मीटर की दूरी पे है। इसने जैसे ही बॉल को मारा, बॉल क्या होगी, इतना ज़्यादा लंबा सिक्स मारा है कि वो कहीं जाएगी, और ऐसे मान लो ये nth बेंच है, ये 1 2 3 nth बेंच पे टकराती है, nth बेंच। ठीक, nth बेंच पे टकराएगी जाके, जस्ट उसको टकराती है, क्योंकि हमने मोशन के प्लेन को हमेशा परपेंडिकुलर माना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोशन के प्लेन को परपेंडिकुलर मानने का मतलब है कि ये बॉल ऐसे आके टकराए, मतलब ये बॉटम पॉइंट पे नहीं टकरा सकती, क्योंकि बॉटम पॉइंट पे टकराएगी तो वो प्लेन जो होगा मोशन का उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। बात समझ, हम मान लेते हैं कि वो पूरा यहाँ पर टकराए। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर जरा सी हमको लिमिटिंग केस देखना है, लिमिटिंग केस मतलब कि क्या होगा अगर जरा सा बढ़ जाए घट जाए। अगर इससे घट गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगी तो इसी बेंच पे ऑब्वियस। लेकिन अगर जरा सा इससे बढ़ गई तो देखो बॉल क्या होगी, इसको छोड़ के आगे वाली किसी बेंच पे टकराएगी जाके। बात समझिए, और हमने मान लिया है कि nth बेंच पे वो जाकर टकरा गई। बात समझे कि नहीं, कह दोगे हाँ सर। इन बेंचेस की जो हाइट और विड्थ है ये 1 मीटर की है, यही तो कह दिया है। ये 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर की हाइट है, 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, ये सारी बेंचेस। बात समझ गए। अब ये एंगल दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री, और वेलोसिटी दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। ये है 35 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है 53 डिग्री। ठीक, कह दोगे सर बिल्कुल से। कह दोगे सर nth बेंच हमसे पूछा गया कि किस बेंच पे टकराएगी जाएगी। अगर हम ये किसी तरह पता कर लें कि ये जो बॉल है वो x और y डायरेक्शन में कितना आगे तक जाएगी, तो हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से nth बेंच पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हो। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, अगर nth बेंच है तो y में कितनी दूरी चलेगी, ध्यान से समझो, y में कितनी दूरी चलेगी। पहली बेंच यानी y डायरेक्शन में बॉल ऊपर कितना जाएगी, देखो ऑब्वियस सी बात है, पहली बेंच की हाइट तो तुमको 1 मीटर माइनस करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉल ऑलरेडी 1 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो पहली वाली बेंच तो गई, तो y डायरेक्शन में कितनी दूरी जाएगी, जितनी भी दूरी जाएगी 1 उसमें माइनस हो जाएगा। और मैंने माना है कि nth बेंच पे वो टकरा रही है, तो यानी कि 1 मीटर ऊपर हर एक बेंच कितनी है, 1 मीटर हाई है, तो n इंटू 1 टोटल हाइट वो y डायरेक्शन में कितना ऊपर जाएगी, n इंटू 1 जाएगी कि नहीं। n बेंच है और सबकी 1-1 मीटर ऊंचाई है, तो n बेंचेस की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, n इंटू 1। लेकिन 1 मीटर माइनस कर दो, क्योंकि बॉल ऑलरेडी इनिशियल पॉइंट से 1 मीटर ऊपर थी, तो y डायरेक्शन में जो उसका ट्रेवल होगा वो होगा n इंटू 1 माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये होगा n इंटू 1 मीटर माइनस 1 मीटर, n माइनस 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब बात आती x की, x कितना होगा, यानी ये x डायरेक्शन में कितनी आगे तक जाएगी,
देखो बच्चों यहीं पर एक बात आती है, एक्स में ऑब्वियस सी बात है कि वो 110 मीटर तो चल ही रही है, प्लस बेंचेस स्टार्ट हो गई, कितनी बेंच चलेगी वो। अब देखो यहां पर ये वाली जो बेंच है आपकी पहली वाली, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 मीटर ये भी चलेगी, इतनी चलेगी, इतनी चलेगी। लेकिन जो लास्ट वाली बेंच होगी बच्चों, वो उसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर उसके ऊपर चलेगी इसका मतलब कि वो n+1th वाली बेंच उससे ऊपर वाली बेंच में टकरा गई। तो ये बॉल यहां आके कहीं टकराई है, ये हमने माना है, लेकिन इसके ऊपर नहीं गई। इसके ऊपर जाएगी तो ये लास्ट वाला 1 मीटर भी चल जाएगी, आगे चल जाएगी कि नहीं। वो फिर मान लो किसी 8th बेंच पे टकरा रही है तो 8th पे ना टकरा के 9th पे टकराएगी जाके, ये नहीं चाहिए। तो हमें ये पता चला कि जितनी भी बेंचेस x डायरेक्शन में ये लगी हुई हैं, इस डायरेक्शन में लगी हुई हैं, उसमें ये जो 1 मीटर है वो लास्ट वाला nth बेंच वाला 1 मीटर वो नहीं ट्रेवल कर पाएगी। बात समझे कि नहीं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू होगी, एक तो 110 मीटर तो वो चलेगी ही, प्लस और कितना चलेगी, n इंटू 1 तो वो चलेगी आगे की तरफ, लेकिन उसमें एक और माइनस कर दो। माइनस क्यों कर दो, क्योंकि n वाली बेंच का 1 मीटर वो नहीं चल पाएगी, उसी पे आके टकरा जाएगी। होगा कि नहीं, ऐसा होगा। अगर उसके ऊपर चलेगी तो वो n+1th वाली पे टकरा जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हो जाएगा n इंटू 1 यानी कि ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लास्ट वाला तक, माइनस लास्ट वाले का हमको घटा देना है। बात समझे कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाले का देखो 1 मीटर नहीं जा रही है आगे, ये यहीं पे टकराई जा रही है। समझ गए कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 110 प्लस n-1, ये हो जाएगी x की वैल्यू। सिंस y इज इक्वल टू n-1 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसमें रख दो, 110 प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं। थीटा दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है, इसको देख लो बच्चों। है इंटरेस्टिंग कि नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको देख लिया। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग फिर से घूम फिर के। तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। y तो y रहने दो, x को लिख दो 110 प्लस वाई, अभी हम लोगों ने सॉल्व करा। tan कितना है थीटा 53 डिग्रीज, माइनस g की वैल्यू 9.8 ले लो, x कितना है 110 प्लस वाई, इसका स्क्वायर अपॉन 2u कितना है 35, वेलोसिटी जो है cos 53 डिग्रीज का होल स्क्वायर। इसको बच्चा आप लोग सॉल्व कर लेना। ये थोड़ा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ें इसमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी y में। जब y को सॉल्व करोगे बच्चा तो ऑन सॉल्विंग, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें आप कैलकुलेटर या कुछ यूज़ कर लेना। ऑन सॉल्विंग y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमको मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। सिंस y इज इक्वल टू होगा, मैंने कर लिया है ना इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, n-1 जिसकी वैल्यू आई है 5, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 उधर ले लो 6। तो बॉल किस बेंच पे जाके टकराएगी, 6th बेंच पे जाके टकराएगी। देखो फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, बैठे बैठे बता दे रहा हूँ कि किस बेंच पे बॉल टकराएगी। सो बॉल विल हिट द 6th बेंच आंसर। देखा, अच्छा था क्वेश्चन, इसको देख लो फिर से। देख लिया, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, वही है, दिमाग लगा ले जाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, वरना कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगे, कहेंगे ये क्या है। अच्छा अभी तक तुम लोग ध्यान से देख रहे होगे, हम लोगों ने ऐसी कौन सी बहुत फिजिक्स लगा डाली है, बस क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ रहे हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करनी, और कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। फिजिक्स बहुत सिंपल है, अगर समझ में आने लगे तो। कह दोगे सर वही तो बात, समझ में ही तो नहीं आती, कुछ नहीं।
इतना सरल है, एक एक चीज़ पे ध्यान देते जाओ। ज़्यादा इस चक्कर में पढ़ोगे ना कि जल्दी पढ़ना है जल्दी पढ़ना है, तब नहीं कर पाओगे कुछ। देखो बच्चों, मैंने एक डायलॉग सुना था, कहोगे सर ज्ञान मत देना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान लोग दे रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक बहुत बेसिक चीज़, आपको एक प्लेट में खाना दिया जाए और कहा जाए इसको खाओ, तो आराम से बैठ के खा लोगे, आराम से खा जाओगे, आपको लगेगा भी आनंद आएगा। अभी वही खाना प्लेट में पकड़ा के बोल दो दौड़ते दौड़ते खाओ, तो आधा खाना नीचे गिरेगा, कुछ मुंह को जाएगा, वो भी सही से हो सकता है तुम्हारा पेट खराब हो जाए। समझ रहे हो बात मेरी? तो जब दौड़ोगे बहुत तेज़ी से तो खा नहीं पाओगे, और खाना है तो रुकना पड़ेगा, आराम से बैठ। तो फिजिक्स वही समझ लो, खाना है तुम। अगर तुम ज़्यादा तेज़ भागने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बस, तब सब बेकार हो जाएगा। बस हो जाए, समझ लो एक बार, फिर वो आनंद देगा। समझ लो, बहुत ज्ञान हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये बुक में क्वेश्चन नंबर 47 है। आ स्विमर, देखो आ गया, स्विमिंग विमिंग वाले क्वेश्चन आने लगे। आ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर रिवर, 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर। याद करो, हम लोग रिवर मैन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि नहीं? वही हैं ये सारे। ठीक है, इफ, पहला क्वेश्चन क्या रहा है? इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक, अब एक चीज ये है कि एंगल थीटा दे रखा है, इसका मतलब आंसर थीटा के ही रिस्पेक्ट में आने वाला है। तो ये डर मत जाना कि इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि थीटा दे ही रखा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो पहले सबसे पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं कि अगर वो किसी थीटा डायरेक्शन में चलने लगे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों पहला वाला पार्ट है, और इसके सिनारियो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या सिनारियो? ये भैया रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, ये सब फ्लो दिखा देना। रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VR है, बिल्कुल है। और मैं कह रहा हूँ कि इस रिवर की, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी जो चौड़ाई है D मान लेते हैं। D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 मीटर्स दे रखी है। ठीक, और कह रहा है बंदा जो है ये किसी डायरेक्शन थीटा में चलना चालू करता है फ्रॉम द रिवर। तो ये मान लेते हैं कि ये बंदा जो है, मैं एक दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो ये बंदा VMR, यही तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमिंग, ये थीटा एंगल से स्टार्ट करता है चलना। ये वेलोसिटी है बच्चों VR। ऑब्वियसली बात है, इसके टिप पे मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर ड्रॉ कर दी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या एक्चुअल वेलोसिटी पता चल जाएगी। लेकिन हमें वो पता करने की ज़रूरत है नहीं, VMG की वैल्यू पता करने की ज़रूरत नहीं है। कह दोगे क्यों? अगर हमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पता हो तो हमें बस वही टाइम तो निकालना है जिसमें वो रिवर को क्रॉस करेगा। तो हमको VMR का, अगर हम ये वाला कंपोनेंट ले लें, VMR साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो हमको पता चलेगा भाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो टाइम पता चल जाएगा। इस रिवर की वेलोसिटी का वर्टिकल से कोई लेना देना तो है नहीं, देखा, इंडिपेंडेंट मोशन, बात समझ गए। तो VMG हमको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम बेसिकली कैलकुलेशन में VMG का ही आता है, क्योंकि VMG का जो कॉस कंपोनेंट होगा या ये वाला जो कंपोनेंट होगा, यही तो वेलोसिटी होगी। तो चाहे आप VMG का ये वाला कंपोनेंट निकाल लो या VMR साइन थीटा, दोनों ही बराबर होंगे कि नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है, इसको देख लो, पहले इसको देख लो। देख लिया। अब क्या मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, क्या मान लेते हैं? वाई डायरेक्शन, और इसको मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, रिवर का फ्लो में। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, भाई जो आदमी है इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी? वाई डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी VMR साइन थीटा। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। भाई ये एंगल साइन थीटा है, ये थीटा एंगल दे रखा है कि वो थीटा एंगल से चलना चालू करा है, तो इसका साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, VMR साइन थीटा। VMR की वैल्यू कितनी दे रखी? 3 किलोमीटर पर, तो ये 3 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक,
इसको देखो एक बार। और हमें टाइम पूछ रहा है टू क्रॉस द रिवर। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक। तो लिख देते हैं यहाँ पर ए बी जो कि है डी के बराबर, और वो वैल्यू दे रखी है 500 मीटर। रिवर की चौड़ाई दे रखी है कि नहीं दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। अब ये बताओ, जो हमने वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई, इसको वी वाई लिख देते हैं। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई, ये 3 साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी बच्चों किलोमीटर पर आवर में आएगी। कह दोगे सर बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमें सारी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन हमें डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करो, मैंने बताया था, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। टाइम कितना होगा? टी टू क्रॉस द रिवर, टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 500 मीटर्स, बिल्कुल है। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये देखो दे रखी है, ये 3 किलोमीटर था पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड, तो 3 साइन थीटा इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो हो जाएगा 5 1 जा, ये 1 3 6 जा, ये आ जाएगा बच्चों 600 अपॉन साइन थीटा। और ये आएगा किस में? ये आ जाएगा सेकेंड्स में, टाइम आ जाएगा सेकेंड्स में। अब ये थोड़ा एब्सर्ड, जो किताब में आंसर है वो मिनट्स में दे रखा है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको मैं अगर 60 से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ? 60 से, 1/60, तो ये वैल्यू आर में आ जाएगी, घंटों में। तो घंटों में नहीं, सेकेंड में, सॉरी, ये सेकेंड में आ जाएगी वैल्यू, ये सेकेंड में था, मिनट में आ जाएगी वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन थीटा मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया। टाइम पता चल गया जितने में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा, अगर वो थीटा एंगल पे तैरना स्टार्ट करे, ठीक। तो ए वाला पार्ट तो आपका सॉर्ट हो गया, ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट बच्चों बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट एक पूरे वीडियो में यही सब समझा था, मैन रिवर प्रॉब्लम को। इसीलिए तो मैं बच्चों ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ कि जब ये सब प्रॉब्लम आए तो वो आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं, स्वीट की तरह लगने लगे, बस ऐसे उठाया और खा लिया, हलवा जिसको बोलते हैं, हलवा लगने लगे। पार्ट बी देखो क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। याद करो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम निकालना हो तो बंदे को मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो तैरना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? यानी ये अगर रिवर है तो शॉर्टेस्ट पॉइंट तब मिलेगा जब वो तैरना ही बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट कर दे, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। याद आ रहा है कि नहीं? कह दोगे हाँ सर। तो अगर वो 90 डिग्री पे तैरेगा, वेलोसिटी VMR, और ये वेलोसिटी हो गई रिवर की वेलोसिटी, याद आ रहा है? तो कहीं वहाँ पर पहुँचता था वो, उससे कोई मतलब है नहीं। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूँ, टाइम तो मैं निकाल ही चुका हूँ किसी जनरल थीटा के लिए, थीटा की वैल्यू 90 रख दूँ, क्योंकि भाई जब परपेंडिकुलर चलेगा रिवर के फ्लो में तो वो मिनिमम टाइम लेगा, ये हमको पहले ही पता है, ये हम लोग सब प्रूव भी कर चुके हैं वाले वीडियो में। नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेने जाके। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 अपॉन साइन 90 हो जाएगा कि नहीं? साइन 90 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 10 मिनट्स। तो शॉर्टेस्ट टाइम जो उसको लगेगा, TS से डिनोट कर देता हूँ, वो होगा 10 मिनट्स। ठीक है, ये भी देख लो। ये क्वेश्चन सिंपल था, बस क्या था इसमें कॉन्सेप्ट याद होगा तो तुरंत कर दोगे। देख लिया? कह दोगे बिल्कुल देख लिया। अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैन रिवर प्रॉब्लम में एक और करते हैं बच्चों जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 48 है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन बच्चों? अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट।
if he reaches the other shore somewhere else he has to walk down to this point, find the minimum distance that he has to walk। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो जो पैरामीटर दे रखे तो वो वही है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी थी, 5 थी, 5 किलोमीटर पर आवर। वही क्वेश्चन है और थीटा एंगल पर ही चल रहा है वो। लेकिन अब यहाँ पर सीन क्या कर दिया है कि भैया ये बंदा है एक, ठीक है, ये डी जो दे रखी थी वही है। डी कितनी दे रखी थी, 500 मीटर्स, सब वही है। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक। अब कह रहा है कि इस बंदे को ए से बी डायरेक्टली जाना है, मतलब डायरेक्टली जाना, पहुंचना बी पे है, इसको जा नहीं रहा है, पहुंचना उसको बी पे। कह रहा है वो तैरना किसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर देता है, मान लो थीटा एंगल पे ही वो मान लो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वी एम आर हो गया, थीटा एंगल पे स्टार्ट कर देता है, और रिवर की डायरेक्शन फ्लो है, इस डायरेक्शन में फ्लो है, ठीक है। तो ये होगा रिवर का डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ये है ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगी, यानी कि वो पहुंचेगा किसी इस पॉइंट पे, पहुंचेगा किसी इस पॉइंट सी पे पहुंचेगा। पहुंचना है उसको बी पर, लेकिन वो पहुंच किस पे रहा है, सी पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। अगर वो बी पे नहीं पहुंच रहा है, वो तैरना स्टार्ट करता है, वो पहुंचना बी पर ही चाहता है, लेकिन वो तैरना किसी ऐसे ऊटपटांग तरीके से इधर की तरफ, उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी, वो कहीं तैरना चालू कर दिया है और वो सी पर पहुंचता है, मान लो सी पर पहुंचता है। तो ये कैस BC की मिनिमम वैल्यू बतानी कि उसको कितना कम से कम चलना पड़ेगा बी की तरफ पहुंचने के लिए। वो जा रहा था यहाँ नहीं पहुंचा, अब वो कहीं सी पर पहुंच गया, अब उसे चल के फिर से बी की तरफ जाना पड़ेगा ना। तो कितना चलेगा, BC की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। क्या पता करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ BC, मिनिमम वैल्यू ऑफ BC। अब आप कहोगे सर आपने हम लोगों को बताया था कि अगर परपेंडिकुलर जस्ट क्रॉस करनी है रिवर तो हम इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, हम अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो रिवर हमको बहा के वहाँ ले आएगी। भैया वो तो तब जब फिजिक्स पढ़ी होगी, ये बंदा फिजिक्स पढ़ के तो तैरने जाएगा नहीं। मान लो तैरना स्टार्ट कर दिया, हमको एक जनरल कंडीशन लेनी है और वहाँ से डायरेक्ट, और हम मान लेते हैं कि वो तैरना स्टार्ट करता है थीटा एंगल पे, जैसे पिछले वाले में कर रहा था। तो ये बताओ उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी एम की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों वी एम की वैल्यू यहाँ से अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो कि नहीं, ये देखो यहाँ से निकाल सकते हो। वी एम की एक्स डायरेक्शन में वैल्यू, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्चुअल उसकी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। क्या दोगे सर, बिल्कुल होगी। देखो ये वी आर इसमें ऐड हो जाएगा कि नहीं, ये वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा। कह दोगे हाँ सर एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगी। यही वेलोसिटी जितने टाइम में वो पार तो कर ही रहा है इसको, तो जितने टाइम में वो क्रॉस करेगा उतने ही टाइम में आगे भी बढ़ जा रहा है। यानी वो ऐसे जरूर जा रहा है, लेकिन जितना टाइम उसको क्रॉस करने में लग रहा है उतने में ही आगे बढ़ जा रहा है। ये वाला टाइम हम निकाल चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि उसको कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। कितना टाइम लग रहा था, हम लोगों ने मिनट्स में निकाला था, 10/sin थीटा। याद आ रहा है कि नहीं, अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो हम लोग पहले इसको देख लो फिर आगे चलते हैं। देख लिया, तो अब बच्चों ध्यान से समझो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर, समझना। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस कितना निकाला था, t = याद करो 10/sin थीटा, लेकिन ये वैल्यू आई थी मिनट्स में, आई थी कि नहीं। अगर इसको आर में कन्वर्ट करना हो, आर में, क्योंकि सब कुछ आर में दे रखा है, तो 10/sin थीटा इंटू 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा आर में। कह दोगे सर ये क्यों करा, क्योंकि बाकी सब किलोमीटर आर में। अब देखो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन, देखो मैंने पहले भी बोला था बच्चों, यूज में जो वेलोसिटी आती है वो हमारी टोटल जो नेट वेलोसिटी वीएम है वही आती है, लेकिन वो निकालते कैसे वो डिपेंड करता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमको पता था कि वीएम का जो ये वाला कंपोनेंट है, वीएम ये वाला कंपोनेंट वही इसको पार करा रहा है, तो हमने वो वैल्यू कितनी ले रही थी, VMR sin थीटा ले ली थी कि नहीं, क्योंकि VM जो भी ये मान लो अल्फा एंगल है, तो VM
साइन अल्फा की वैल्यू वी एम आर साइन थीटा के बराबर होगी। तो हमने वी एम आर हमको पता था, डायरेक्टली हमने निकाल दिया। यहां पर बच्चों क्या है, एक्स डायरेक्शन में वी एम की वैल्यू क्या होगी, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर होगी कि नहीं होगी, देखो इस फिगर में दिख रहा है। तो ये वी एम की वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी, वी एम एक्स लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, कह दोगे बिल्कुल हो जाएगी। वी एम आर कितना है 3 कॉस थीटा प्लस वी आर है 5, है कि नहीं। और ये वैल्यू होगी क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, होगी कि नहीं होगी, कह दोगे बिल्कुल होगी। इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा, तो वी एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 कॉस थीटा किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब BC की वैल्यू कितनी होगी, BC की वैल्यू ये भाई जब वो तैर रहा होगा तो जितनी देरी में वो आगे यानी इसको क्रॉस करेगा उतने में ही तो वो आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइम है, अगर मैं x डायरेक्शन की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि नहीं, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते थे कि भैया जितना टाइम इसको क्रॉस करने में लग रहा है उतने को ही स्पीड x डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो तो हमको BC मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ड्रिफ्ट इन x डायरेक्शन, याद करो ड्रिफ्ट इन x डायरेक्शन, भाई x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और टाइम तो जितना क्रॉस करने में लग रहा है उतने में ही तो आगे बढ़ रहा है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अलग अलग टाइम निकाल, अरे भाई एक ही आदमी अलग अलग टाइम में कैसे दो चीजें कर रहा है कि वो ऊपर इधर क्रॉस हो जा रहा है, इधर भी उसको इधर जाने में 2 सेकंड, इधर जाने में एक ही टाइम पे कैसे 2 टाइम हो गए। कुछ अलग खोज लो, कोई अलग डायमेंशन खोज लो, कुछ मल्टीवर्स टाइप जिसमें ऐसा हो रहा हो तो बात अलग है। ड्रिफ्ट इन एक्स डायरेक्शन जिसको BC हम लोगों ने बोला वो कितनी हो जाएगी बच्चों, VMX हो जाएगा कि नहीं, इनटू टाइम हो जाएगा T, बिल्कुल। VMX की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3 कॉस थीटा, और टाइम कितना आया है बच्चों, टाइम आया है 1/6 साइन थीटा। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 6 साइन थीटा, आ जाएगा कि नहीं, कह दोगे बिल्कुल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको देखो पहले शुरुआत से, फिर मैं और बताता हूँ, इसमें कहानियाँ भी ख़त्म नहीं हुई है। देख लिया। अब बच्चों ये जो BC आया है जरा ध्यान से समझना, 5 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 6 साइन थीटा। याद करो बच्चों हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे मैथमेटिक्स में, देखो मैथमेटिक्स काम आ रही कि नहीं हर जगह, इसीलिए बच्चों 19 लेक्चर की सीरीज पढ़ाई ताकि वो जब पढ़ लो तो ये सब में कन्फ्यूज ना होना। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है, फॉर BC टू बी मिनिमम, हमें BC की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है कि नहीं। हमें पता है कि BC किसका फंक्शन है, BC इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। भैया BC इज अ फंक्शन ऑफ थीटा का मतलब है कि जो BC की वैल्यू है यानी उसको कितना चल के वापस आना पड़ रहा है, ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो तैरना किस डायरेक्शन में स्टार्ट करा था। देखो ये थीटा डायरेक्शन, ये थीटा क्या वैल्यू, अब हमारी अगर साइंस सही है, हमने फिजिक्स अगर सही पढ़ रखी है, तो हमें पहले से पता है कि थीटा की वैल्यू इस 90 से ज़्यादा वो किसी इस डायरेक्शन में चलना चालू करे तभी उसको रिवर बहाकर पॉइंट बी पे ले आएगी कि नहीं, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें मैथमेटिक्स से भी प्रूव करना है, तो हमें मैथमेटिक्स में पता है कि किसी फंक्शन को मिनिमम होने के लिए जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, डी बाई मिनिमम या मैक्सिमम भी होने के लिए डी बाई डी थीटा ऑफ BC क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही वैल्यू बच्चों हम लोग यही काम करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ। अब समझ में आ रहा है कि क्यों यूज़ करते थे हम लोग ये सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा। देखो यहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपको मैक्सिमा मिनिमा लगानी पड़ गई कि नहीं, मज़ा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डी बाई, याद करो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी क्या होता है, और u है एक फंक्शन ऑफ x मान लो, v है फंक्शन ऑफ x। याद करो डिवीजन में क्या करते थे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, याद आ रहा है कि नहीं, माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, याद आया। तो यही यहाँ पर कर देना है, डी बाई डी थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर 6 साइन थीटा का होल स्क्वायर,
नीचे वाला कितना हो जाएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये देखो उल्टा लिख दिया यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला माइनस नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो। नीचे वाला है 6 साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, क्या कर दिया मैंने, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। देखो मैं कंफ्यूज हो गया यार तुम सबके चक्कर में। अरे हाँ देखो, मैं जब कंफ्यूज होता हूँ तो पता है क्या है, मैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे चला जाता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब कि क्या मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ तो क्यों भूल गया हूँ, फिर मुझे कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं उस फॉर्मूले को याद हो। अब मुझे याद आ गया कि भैया इंटीग्रेशन में जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले को सॉल्व करते थे तो ऐसा नहीं करते थे, ऊपर नीचे वाले को इधर उधर करके कैसे करते थे। तो अब मुझे याद आ गया, फॉर्मूला जो था पहले जो लिखा था वही सही था, डी बाई डी एक्स ऑफ। देखो मैं भूल गया, आपको पढ़ाते मेरे दिमाग में है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी दिमाग से उतर गया, तुरंत उतर गया। अब ये कभी कभी होता है, दिमाग स्टक हो गया मेरा। अब मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पॉज करूँ, इसको मिटाऊँ, फिर एडिट करके फिर बनाऊँ, आपको दिखा दूँ। महान ऐसा नहीं है बच्चों, भूलता है इंसान। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई बी, ये क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला। जो पहले लिखा था वही सही था। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। मेन ये नहीं है बच्चों कि आप भूलते हो कि नहीं, मेन ये है कि क्या आप दोबारा रिकॉल कर पाते हो किसी तरीके से। भूलता तो हर इंसान है, मैं ही भूल। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी बाई डी थीटा। अब यहाँ पर डी एक्स मत लिख देना, वो तो मैंने बस आपको समझाने के लिए याद देना। डी बाई डी थीटा ऑफ 5 + 3 cos थीटा, ठीक है, माइनस ऊपर वाला हो गया 5 + 3 cos थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ नीचे वाला हो गया 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये यहाँ लिख दिया 6 साइन थीटा, फिर से लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाऊँ। 6 साइन थीटा, ठीक। अब देखो ये 0 उधर है, ये पूरी इक्वेशन के बाहर में 0 है, ये इतना इधर लिखा है इक्वल टू 0। ये 6 साइन थीटा स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 6 साइन थीटा, और इसको बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं। 5 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 इंटू 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 का डिफ्रेंशिएशन तो कुछ होगा नहीं, 3 तो बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे बिल्कुल हो जाएगा। माइनस 5 + 3 cos थीटा ऐसे ही रहेगा, 5 + 3 cos थीटा ऐसे ही रहेगा, इंटू 6 साइन थीटा, तो 6 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos थीटा इज इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 0 से हो चुका है, इसलिए वो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये बच्चों कितना हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन से 6 को कैंसिल कर सकते हो, ये देखो 6 कैंसिल हो गया, कॉमन लेके 0 कर दिया। ये हो जाएगा बच्चों -3 साइन स्क्वायर थीटा, कह दोगे सर बिल्कुल हो गया। और ये cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -5 cos थीटा, और ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें एक काम कर लेंगे, इसको देख लो पहले फिर मैं लिखता हूँ। देख लो इसको, देख लिया। अब एक काम ये करता हूँ कि जब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा -3 साइन स्क्वायर थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा, रीअरेंज कर लो, ठीक है। और क्या लिखा है, -5 cos थीटा, -5 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें -3 कॉमन ले लो, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा कि नहीं, -5 cos थीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 1, याद आ रहा है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हो जाएगा -3 -5 cos थीटा हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0। ये उधर ले जाओ तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -3/5। इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों थीटा की वैल्यू पता है क्या आएगी? थीटा की वैल्यू वही आएगी जो हम लोगों ने सोचा था जो आनी चाहिए। देखो थीटा की वैल्यू आएगी 127 डिग्रीज। कह दोगे सर कैसे आपने बताया, जो हमने सोचा था वही सब समझ में आ रहा है, मज़ा आ गया। देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारी फिजिक्स सही हुई, जो कि होगी भाई, गलत तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम फिजिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि अगर ये किसी इस डायरेक्शन में तैरना चालू करे तो नदी इसको बहाकर पॉइंट बी पे ले जाएगी, लेकिन ऑलरेडी अगर उसी डायरेक्शन में तो और दूर चला जाएगा। तो बीसी कम कब होगी, उसको दूरी कब कम चलनी पड़ेगी, वो बी के जितना पास होगा, याद है। तो अगर वो तैरना किसी इस डायरेक्शन में, तो देखो थीटा 127 डिग्री आ गया, यानी 90 + 37 डिग्री आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो मैथ से ये साबित हो गया कि हाँ भाई फिजिक्स तो सही है हमारी। और ये 3/5 कैसे आ गया? ये माइनस का और ये सब आपको पता है कि 3/5 किसकी वैल्यू होती है? साइन, ये साइन में वैल्यू होती है 37 की। तो 37 की वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे तो वो cos 90 प्लस करके निकाल लेना। थीटा की वैल्यू 127 आ गई, ठीक। और h की वैल्यू बच्चों BC की वैल्यू कितनी थी? BC की वैल्यू थी 5 + 3 cos थीटा अपॉन 6 साइन थीटा, ठीक है नहीं। साइन 127 की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 + 37। साइन 90 + 37 कितना होगा? cos 37। और cos 37 बच्चों हम लोगों को पता है कितना होता है? वो होता है 4/5, होता है कि नहीं। ये सारी वैल्यू उसमें रख दो। तो BC की मिनिमम वैल्यू ऐसे लिखना, BC मिनिमम ऐसे लिखना, BC मिनिमम इज इक्वल टू वैल्यू सारी पुट कर दो, 5 + 3 cos थीटा कितना आ चुका है? -3/5 अपॉन ये हो जाएगा 6 × 4/5 आ गया कि नहीं। इसको सॉल्व कर लो तो 5 × 5 = 25 -3 × 3 = 9, 25 - 9 24/25 - 9 कितना हो जाएगा? 16। तो ये वैल्यू हो जाएगी 16/5 और नीचे आ जाएगा 24/5। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये बच्चा वैल्यू आ जाएगी 2/3 किलोमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू हम लोग किलोमीटर और आर में निकाल लेते। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 2/3 किलोमीटर, यानी जो सबसे कम दूरी उसको चलनी पड़ेगी वो होगी 2/3 किलोमीटर। देखो he has to walk down to this point, find the minimum distance that he has to walk। तो जो मिनिमम दूरी उसको चलनी पड़ेगी वो होगी 2/3 किलोमीटर। कायदे से क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये भी पूछना चाहिए था कि वो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे फॉर मिनिमम BC। बात समझ में? तो कुछ बच्चे दिमाग लगा के वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के चले आएंगे। देखो मस्त था ये क्वेश्चन। टू बाई 3 किलोमीटर, ये आंसर आ गया है यहाँ पर, ये है आंसर ये। हाँ बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर। एक बच्चा एक क्वेश्चन और है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20 है। ये मैंने बाद में ऐड कर दिया, मैं नज़रअंदाज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें बढ़िया एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि 3 पार्टिकल ABC हैं जो कि एक वर्टिसेस आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड D, जिसकी साइड है D, एट t=0 पे, मतलब टाइम t=0 पे। ईच ऑफ द पार्टिकल्स मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v। हर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से चलता है। A always has its velocity along AB, B along BC and C along CA. At what time will the particles meet? तो देखो मैं आपकी जगह था तो पहले तो यही कंफ्यूज होता था कि भैया इन पार्टिकल्स को मिलना क्यों है। पहली बात तो समझते हैं, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अरे गलत हो गया, इक्विलेटरल लगना चाहिए। हाँ चलो लग रहा है इक्विलेटरल, ठीक है। एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कह रहा है कि इसके वर्टिसेस पे A, B, C 3 पार्टिकल हैं। A चल रहा है B की तरफ, AB की तरफ V वेलोसिटी से, B चल रहा है C की तरफ V वेलोसिटी से, C जा रहा है A की तरफ V वेलोसिटी से। कह रहा है ये किस पॉइंट पर आके मिलेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, मिलेंगे तो A B तक आएगा। देखो ये दूरी सबकी डिस्टेंस कितनी है, D है,
देखो डी डिस्टेंस चलेगा, तो जितने टाइम में ए बी पे आएगा, बी सी पे चला जाएगा, सी ए पे आ जाएगा, तो ऐसे तो घूमते ही रहेंगे, मिलेंगे नहीं। मिलने का मतलब यह है कि कब ए यहाँ पर ऐसी जगह पर आए और बी ऐसी जगह पर आए, सी ऐसी जगह पर आए, जब तीनों एक दूसरे को देख सके। बात समझ रहे हो कि नहीं? तीनों एक दूसरे, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, तो ये तीनों को एक दूसरे को देखे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बात आती है कि ऐसा कैसे होगा, तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे कैसे। अब बात समझते हैं, पहले कुछ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है? कह दोगे सर बिल्कुल होता है, ठीक होता है। अब कॉन्सेप्ट एक आता है कि मिलने का मतलब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी, भाई मेरा मोशन b को a का मोशन कैसा दिखेगा, c को a का मोशन कैसा दिखेगा, या b को a का मोशन, a को b का मोशन कैसा दिखेगा। तो पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ें कंसिडर, ये बच्चों चीज़ डायरेक्ट किताब में दे नहीं रखी है। किताब में क्या आंसर दे दिया जाएगा कि वो मिलेंगे आकर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पर, लेकिन कैसे? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल मतलब जब वो इतना चल लेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, जो सामने वाला पॉइंट होगा, वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हो, सेंट्रॉइड, ठीक, तब ये कहा जाएगा कि वो मिल गया आके। लेकिन कैसे आ गया ये भी तो जाने, सेंट्रॉइड कैसे आ गया? अभी देखो देखते हैं। अगर मैं आपसे बच्चों कहूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी। अगर मैं पोल वाले फॉर्मेट से ड्रॉ करूँ इसको, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी जो कि है वी, है कि नहीं? और ये अगर मैं इसको खिसका कर नीचे ले आऊँ, क्योंकि मान लो हमको इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, इस फिगर से अलग ये फिगर बना रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा बच्चों क्या है? ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए वो भी है v के बराबर, मैग्नीट्यूड उसका भी v है, बस डायरेक्शन चेंज है। अब बच्चा ये बताओ, ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्री है कि नहीं? मैं बस v को खिसका के नीचे ले आऊँ क्योंकि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालो, तो हेड टू हेड जोड़ दोगे, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन में यही तो करते थे कि हेड टू हेड जोड़ देते थे, ए से बी जाने वाला, तो वी बी ए पता चल जाएगी कि नहीं? अब क्वेश्चन ये नहीं कि वी बी ए है कितनी, क्वेश्चन ये है कि ये डायरेक्शन में कितनी। अब बच्चों ये देखो, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, इस ट्राइंगल में देखो ये वी है, ये भी वी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो ये एंगल अगर 120 है तो इन दोनों का जो ये एंगल होंगे ये भी बराबर होंगे। तो अगर कुछ ये एंगल प्लस 120 इज इक्वल टू 180, ये एंगल 30 डिग्री आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे? कह दोगे सर बिल्कुल आने लगेंगे। आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे? बिल्कुल आने लगेंगे। कह दोगे सर इससे साबित क्या करना चाहते हो? इससे साबित ये करना चाहते हैं कि जब बी आगे बढ़ रहा होगा तो ए को कैसा दिखेगा? वो ए को बी दिखेगा कि वो इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है। वी बी ए का मतलब तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो 30 डिग्री आ रही है कि नहीं? इस वाली लाइन से 30 डिग्री, यानी इससे भी 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री है। तो वी बी ए कहाँ जा रहा है? वी बी ए कहीं 30 डिग्री पे जा रहा है, ये देखो 30 डिग्री पे जा रहा है, ठीक। उसी तरह बच्चों जब तुम वी सी ए निकालोगे तो वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। और जब तुम निकालोगे, क्या निकालोगे? वी बी ए निकाल दी, ये निकाल दी वी सी ए, ठीक है। उसी तरह तुम यहाँ पर जब तुम देखोगे, जब ये पॉइंट टकराएंगे, ये जो वेलोसिटी होगी वो मान लो इस डायरेक्शन पे आके मिली, ठीक, वो इस डायरेक्शन में आके मिली। अब आप कहोगे कि सर ये आपने वी बी ए आ गया, वी सी ए आ गया, बी ए सी ए, और क्या हो सकता है? इसका एक उल्टा ए बी, बी सी, सी ए, तो बी ए, ये ए बी मान लो, ए बी या ऐसी कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई एक वेलोसिटी होगी। ये दो जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे बच्चों, वो सेंट्रॉइड होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा मैं वो बताता हूँ, बताएं क्यों? किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये इंटरनल बाइसेक्टर, ये जो एंगल के बाइसेक्टर है, इंटरनल ये एंगल के बाइसेक्टर जहाँ के मिलते हैं, वही पॉइंट आपका क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। ये बच्चों हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ा था। इन सेंटर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देखो जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल का आधा पोर्शन ये हो गया, इसका आधा कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। इसका आधा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इसका आधा किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ रहे हो? 60 डिग्री है तो 30 डिग्री इधर जा रहा है, 30 डिग्री इधर, और यहाँ से 30 डिग्री। ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये इन सेंटर बोला जाता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इन सेंटर इज इक्वल टू क्या होता है? सेंट्रॉइड।
होता है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि भैया ये तीनों मिलेंगे आके सेंट्रॉइड में। बात समझ गए कि नहीं? अब अगर हमें ये पता चल जाए कि AO या BO या CO कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, और एक वेलोसिटी पता चल जाए, तो हमको टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद वो आपस में मिलेंगे आके। बात समझ गए कि नहीं? कह दो कि सर क्या एक्चुअली वो मिलेंगे आके? बच्चा एक्चुअली नहीं मिलेंगे, वो चलेंगे अपने अपने रास्ते, लेकिन उनको जिस पॉइंट पे वो एक साथ दिखेंगे तीनों, वो कहीं यही बात। तुम कोई बोलेगा सर यहाँ से भी तो ये दिखेगा, यहाँ से ये भी दिखेगा। बच्चों यहाँ पर ये अपने मन में जो चल रहा है वो नहीं सोच रहे हैं, वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे इक्वली अलाइन होंगे, उनको लगेगा कि हाँ हम एकजुट हो गए। बात समझे कि नहीं? तो अब देखो हमको AO पता करनी है। पहले हमको ये पता करना है कि वो चले कितना, रिलेटिवली कितना चले। तो AO अगर हम पता कर ले तो AO कैसे पता करेंगे ये देखते हैं। ये वाला ट्राइंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वैल्यू अगर हम D मान लें, D, तो ये बच्चों कितनी है? D नहीं सॉरी, इस वैल्यू को अगर हम H मान लें, हाइट ऑफ द ट्राइंगल H, ये A है और ये O है, ये B है, ये C है, इसको D मान लो बच्चों। ये टोटल स्मॉल d थी तो ये D/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, D² माइनस D/2 का स्क्वायर। कह दोगे सर बिल्कुल भाई, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल, D² माइनस D/2 स्क्वायर, तो H की वैल्यू पता चल जाएगी। ये कितना आ जाएगा? √3D/2 आ जाएगी कि नहीं? इसको सॉल्व करो, 4 - 1 3, 3 का रूट ये हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, इंटू D² का D हो गया, H आ गया। और हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो जो मीडियन होती है उसको 2/3 रेशियो में डिवाइड कर देता है। 2/3 रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू जो ऊपर से होगी वो होगी 2/3H, और ये वैल्यू कितनी होगी? 1/3H होगी कि नहीं? या आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में याद आ रहा है कि ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन की वैल्यू को क्या करता है? मीडियन की वैल्यू को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। 2:3 का मतलब ये ऊपर वाला 2 हिस्सा, 3 में दूसरा हिस्सा, तो 2/3 हो गया ऊपर, नीचे वाला हो गया 1/3। बात समझिए? ये वैल्यू हमको पता है, तो AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AO की वैल्यू आ जाएगी 2/3H, 2/3H, ये वैल्यू रख दो, 2/3 इंटू √3/2D। तो ये 2 कैंसिल हो गया, √3 अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये कितना हो जाएगा? ये √3 नीचे चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा D/√3। ये याद आ रहा है कि नहीं कि मैं कॉन्जुगेट करना भी भूल गया? √3 को ऊपर से नीचे हटाना है तो क्या करोगे? √3 मल्टीप्लाई करोगे √3 से डिवाइड करोगे, √3 इंटू √3 3 कैंसिल हो गया, D नीचे आएगा। तो हमें AO पता चल जाएगी। इसको देख लो एक बार। क्वेश्चन ये बच्चों इसलिए अच्छा है ना क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये आ कैसे रहे, हमें कैसे दिख रहा है कि वो सेंट्रॉइड पे मिले जा रहा है, वो वहाँ से दिखेगा ये वाले कॉन्सेप्ट से, इन सेंटर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स। और हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे जा रही है, वहाँ से हमने निकाल लिया है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इन सेंटर जो होता है, किसी भी ट्राइंगल का इन सेंटर वो अलग हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इन सेंटर सेंट्रॉइड के बराबर होता है। तो हम सेंट्रॉइड AO की वैल्यू पहले हम पता कर लें। AO की वैल्यू पता करने के लिए हमें पूरी हाइट पता करनी पड़ेगी, इसकी पता करनी पड़ेगी। H की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल से पता कर लेंगे। और AO की वैल्यू कितनी होगी? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है मीडियन को किस में डिवाइड करता है? 2/3 रेशियो, तो 2/3 इंटू H, ये AO की वैल्यू पता चल गई। अब वेलोसिटी अगर हमें AO के डायरेक्शन में पता हो, अब कह दोगे कि सर वेलोसिटी तो AO डायरेक्शन में है ही नहीं। भैया ये बताओ, जब ये वेलोसिटी A की किसी A की ले लो, B की ले लो, C की ले लो, किसी की भी वेलोसिटी सब तो बराबर ही दे रखी है, तो ये बताओ ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं? टोटल एंगल 60 है तो आधा 30 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसका कॉस कंपोनेंट V cos 30 होगा कि नहीं होगा?
कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो इस डायरेक्शन में AO डायरेक्शन में वेलोसिटी भी पता चल गई और हमें AO की वैल्यू भी पता है। अब कहो कि क्या एक्चुअली ये पार्टिकल AO में चल रहे हैं? बच्चा नहीं चल रहे हैं, लेकिन हमें टाइम पता करने के लिए क्या करना है? टाइम पता करने के लिए सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट पता कर लो, किसी भी डायरेक्शन में पता कर लो, चल वो इसी में रहे, लेकिन इसका इसके करस्पॉन्डिंग AO में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना हो रहा है, इस डायरेक्शन में कितना हो रहा है, इतना। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए और वेलोसिटी पता चल जाए तो हम टाइम पता कर सकते हैं। देखो मैन और रिवर प्रॉब्लम में यही तो हो रहा था, जहाँ वो किसी और डायरेक्शन में रहते, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में पता है तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में पता कर लेंगे। तो ये गए इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, मिलने से पहले डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो AO की वैल्यू हमको पता चल गई, वेलोसिटी इन AO डायरेक्शन v cos 30 पता चल गई, टाइम पता चल जाएगा। ये देख लो क्या है, वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ AO, ये कितना हो जाएगा बच्चों, v cos 30 हो जाएगा कि नहीं। cos 30 कितना है, √3/2 इंटू v। तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा AO डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, हो जाएगा कि नहीं। ये कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अभी हम लोगों ने निकाला d/√3 निकल के आई थी कि नहीं, और वेलोसिटी कितनी है, √3 इंटू v/2। ये सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2d अपॉन √3 इंटू √3 3v, टाइम आ गया। तो टाइम जिसके मतलब उतना टाइम जिसके बाद वो मिलेंगे वो क्या होगा, 2d अपॉन 3v। देखो 2d अपॉन 3v टाइम के बाद वो मिल जाएंगे, यही तो पूछा गया, एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल्स मीट ईच अदर। तो 2d अपॉन 3v टाइम के बाद वो मिलेंगे, बात समझ गए। ये तो एक मेथड था इसको सॉल्व करने का, ये मैंने इसलिए बच्चों पहले करवाया ताकि किताब में डायरेक्ट आप ना हो, देख लेना एग्जाम्पल में आंसर दे रखा है कि भैया वो सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब वेलोसिटी सेम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी, उनकी सारी रिलेटिव वेलोसिटी मिलेंगी जाकर सेंट्रॉइड पे। बात समझी कि नहीं। और सेंट्रॉइड कैसे पता लगाया हमने पहले ये पता लगाया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा रिलेटिव, जो कि हमें मिला 30 डिग्री, यानी 60 का आधा, यहाँ पर भी 60 का आधा मिलेगा, यहाँ पर भी जिस भी VA किसी के रिस्पेक्ट में निकालो या किसी की भी निकालो तो यहाँ पर भी हमको आधा मिल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। हमें पता है कि जहाँ एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं वो इन सेंटर होता है ट्रायंगल का, लेकिन क्योंकि ये कोई जनरल ट्रायंगल नहीं, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इन सेंटर और सेंट्रॉइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वही हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। जब पता चल गया तो हमने क्या करा, पूरी हाइट निकाल ली ट्रायंगल की, वहाँ से हमको AO की वैल्यू पता चल गई, AO की वैल्यू पता चल गई तो हमने टाइम निकाल दिया, वेलोसिटी AO डायरेक्शन में पता लग गया। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, जिससे आप इसका आंसर तुरंत निकाल दोगे। सेकंड मेथड जो कि किताब में भी दे रखा है, क्या है सेकंड मेथड, बहुत सिंपल है बच्चों, देख लो। ये सेकंड मेथड बच्चों ये कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, ये V है, A V की तरफ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। B की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V है, ठीक है, यानी जा वो इस डायरेक्शन में रहा, यह एंगल 60 है, लेकिन V का क्या हम इस वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हैं, A के डायरेक्शन में बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा V cos 60, हो जाएगा कि नहीं। तो A बढ़ रहा है B की तरफ बढ़ रहा है, और B किस डायरेक्शन में उसको जाता दिखेगा, A की तरफ कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, V cos 60 की तरफ। अब कहो कि सर जा तो वो इस मैं आपकी जगह था तो कंफ्यूज बहुत होता था, कंफ्यूज ये होता था कि सर जा तो वो इस डायरेक्शन में रहा, A को ये कैसे दिख रहा है कि वो उसकी तरफ आ रहा है। बच्चा देखो ध्यान से देखो, तुम उसकी तरफ जा रहे हो, जब ऐसे जा रहे हो, B इधर की तरफ जा रहा है तो वो लगेगा आपको कि वो आपकी तरफ आ रहा है, ना हो इमेजिन करके देखना, और वो लगने वाली वेलोसिटी कितनी होगी, इसका कंपोनेंट निकाल लो कि अप्रोचिंग वेलोसिटी ऑफ B टूवर्ड्स A कितनी होगी, V cos 60, अप्रोचिंग वेलोसिटी ऑफ A टूवर्ड्स B, वो तो V दे ही रखा है, दे रखा है कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, वेलोसिटी ऑफ कोई भी एक निकाल लो, B रिलेटिव टू A along AB, मतलब B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या होगी, या A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाती हैं, इसको अगर पॉजिटिव मानोगे तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ये पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, V cos 60 प्लस V हो जाएगा कि नहीं।
कह दोगे बिल्कुल, यानी ये अप्रोचिंग वेलोसिटी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अप्रोचिंग वेलोसिटी, अप्रोचिंग वेलोसिटी, अप्रोचिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए अलोंग ए बी, इसको अप्रोचिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा v cos 60 प्लस v। इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा v/2 प्लस v, ये हो जाएगा 3v/2 ये वेलोसिटी आ गई बच्चों, अप्रोचिंग वेलोसिटी, अप्रोचिंग वेलोसिटी। अब टाइम देखो, अब इस अप्रोचिंग वेलोसिटी में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, देखो इस अप्रोचिंग वेलोसिटी में वो पूरा ए बी खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे भाई, बिल्कुल खत्म कर देंगे कि नहीं, जितनी भी वेलोसिटी से वो चल के आ रहे हो दोनों कंबाइन करके ए बी डिस्प्लेसमेंट कर देंगे कि नहीं, ध्यान देना इस बात पर, बिल्कुल कर देंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम टी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी, अप्रोचिंग वेलोसिटी ए बी कितना दे रखा है डी, और ये कितना दे रखा है 3v/2, अभी निकाला हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन 3v। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कह दोगे सर ये पहले क्यों नहीं बताया बच्चों, इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पूरी कहानी तो पता चल जाए पहले कि सेंट्रॉइड वाला नाटक क्या है। देखो इसको, तो पहले मेथड में हमने सेंट्रॉइड निकाला, हमको पता चल गया कि अगर सेम वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी सबकी मिलके सेंट्रॉइड पे आएगी। दूसरे मेथड में हमने क्या कहा कि भैया बी ए को आगे जाता हुआ तो दिखे, साथ में ये भी दिखेगा कि वो उसके पास आ रहा है, और कितनी वेलोसिटी से दिखेगा v cos 60 जो इसकी तरफ, ये दोनों वेलोसिटी मिलके इनको अप्रोचिंग वेलोसिटी ये ए बी को खत्म करेंगे, ए बी ये जो दूरी है इसको खत्म करेंगे। तो हमने पहले तो इनकी टोटल नेट वेलोसिटी निकाली जो कि था v cos 60 प्लस v, वो हमने निकाल लिया, वो आ गई 3v/2 जिसको अप्रोचिंग वेलोसिटी बोलेंगे। और टाइम क्या होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट को खत्म कर रहा है, वो ए बी को खत्म कर रहा है, तो ए बी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी, ए बी है डी, अप्रोचिंग वेलोसिटी 3v/2, इसको सॉल्व कर लिया 2d/3v, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ गए। आगे कि नहीं, ये एक बार फिर देख लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बच्चों यही आपका एक होमवर्क है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 52 HC वर्मा सर की बुक का सॉल्व करना, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। उसमें एक हेक्सागोनल शेप पर मूवमेंट हो रहा है, मतलब 6 पार्टिकल हैं वो हेक्सागन के साइड पे मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटीज, उस केस में वो किस पॉइंट पे मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ए बी की तरफ ऐसे जा रहे हैं तो किस पॉइंट पे आके मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे प्रूफ हो जाएगा वो मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 52 है, HC वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, इसमें टाइम निकालना है। अभी तो ट्राइंगल था, ट्राइंगल के अलॉन्ग चल रहे थे, अब हेक्सागन के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो टाइम पता करना है। ये क्वेश्चन बच्चों होमवर्क है, इसको सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिया हम लोगों ने इस चैप्टर में, और कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। फिर भी क्योंकि आपकी तसल्ली के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पैसा इधर उधर फूंकना नहीं है आपको, मैं IIT JEE और नीट के 2 लेक्चर आएंगे, जिसमें एक मैं IIT JEE के 1-1.5 घंटे के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और नीट का भी एक वीडियो आएगा जिसमें कुछ क्वेश्चन, वो सिर्फ इसलिए आपको दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ बचा नहीं है जो इस चैप्टर में ना बताया हो और आप कहो कि देखो वो क्वेश्चन आ गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, ऐसा कॉन्सेप्ट कोई बात समझ में आ रही, सब पढ़ाया जा चुका है। थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।